प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान का अध्यापन करवाऊंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्यारे बच्चों, मैं पिछले 7-8 साल से जयपुर शहर में और इसके अलावा अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि राजस्थान के कुछ जिलों में पहले भी अध्यापन कार्य करा चुका हूं। आज हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चे साइंस पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट और क्वालिटी मैं आपके सामने पेश करूंगा। आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि साइंस क्या होती है। साइंस दोस्तों, साइंस को हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में विज्ञान। लेकिन क्या पेपर में विज्ञान आती है? जी नहीं। हमारे एसएससी हो, रेलवे हो, पटवार हो आदि पेपरों में विज्ञान विषय नहीं आता है। वास्तव में आता है सामान्य विज्ञान। अब इसका मतलब क्या है? सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस। और अगर मैं आपको और ठीक से बताऊं तो हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है दैनिक विज्ञान यानी कि डेली साइंस। अब इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, हमको विज्ञान का वो पार्ट पढ़ना है जिस पार्ट में दैनिक अर्थात हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, पृथ्वी गोल क्यों है? साथ ही साथ जो चीज गोल होती है, हम किसी गाड़ी के मान लो पहिया है, गोल है तो क्यों है? अगर मान लीजिए हमारे पास में पानी की बोतल भरी है, उसके बाद पानी की बूंद जम जाती है, जब पानी ठंडा होता है तो ऐसा क्यों होता है? कुकर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका आता है दैनिक विज्ञान में। साथ ही साथ दोस्तों, हमसे पूछ लेता है पेपर में कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और पूछ लेता है दूध में, दही में। ये जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हमसे जो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। हमसे विज्ञान से नहीं, हमसे पूछता है दैनिक विज्ञान से। इसलिए कहते हैं इसको सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस। हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या कंटेंट पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। हमारे पढ़ने की दिशा एकदम सही होनी चाहिए। एक इंसान है जो चौराहे के चारों तरफ घूमता है, यहां से चलता है, वापस नहीं आता है, जीरो से चला वापस जीरो पे पहुंच जाता है। लेकिन एक इंसान चलता है अपने टारगेट की तरफ सीधा, और वो बहुत जल्दी दूरी तय कर लेता है। तो ठीक वैसे ही हमें हमारे पेपर के हिसाब से अपना कंटेंट ध्यान रखना है, अपनी दिशा ध्यान रखनी है। दोस्तों, शुरू करते हैं विज्ञान। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या है, साइंस का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, साइंस जो शब्द है ये बना है, एक शब्द है साइंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया, और साइंटिया शब्द का जो अर्थ होता है और वो होता है जानना, जानना, टू नो। आप ये देख लीजिए कि जब साइंस बना है साइंटिया से अर्थात जानना, इसका अर्थ है टू नो, तो साइंस का मतलब क्या हो सकता है? यानी कि साइंस का मतलब जानना है। अगर बोतल के चारों तरफ पानी की बूंद जमी तो क्यों जमी, हमें जानना है, वही साइंस है। कोई अगर मैं 4 कोने का ब्लॉक लूं, कोई 4 कोने का ब्लॉक लूं, मैं लकड़ी का लूं चाहे पत्थर का लूं, अगर मैं उसको गाड़ी में जोड़ के चलाए जाऊं, वो 4 कोने का ब्लॉक कुछ समय बाद में बिल्कुल गोल शेप ले लेता है। गोल शेप जैसे कि पहिया शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है? हमें जानना है। ऐसा नहीं है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी उस टाइम गोल थी। जी नहीं, उस टाइम कंप्लीटली गोल हो सकता है, ना हो, लेकिन वास्तव में अब देखा जाए तो पृथ्वी लगभग गोल है। तो क्यों है? हमें जानना है। तो मतलब क्या है कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, हमें जानना है, यही साइंस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? साइंटिया से। मतलब क्या है इसका? जानना है। आपको ध्यान रखना है ये। अब चलते हैं दोस्तों कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं कितनी हैं। हमारे पेपर में क्वेश्चंस कहां से पूछता है। प्यारे बच्चों, साइंस की मोटी मोटी तौर पर ब्रांच मैं आपको बता रहा हूं 3 होती हैं। पहली ब्रांच
केमिस्ट्री, दूसरी ब्रांच बायोलॉजी, तीसरी ब्रांच फिजिक्स। दोस्तों केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इसकी और भी शाखाएं। एक होती है कार्बनिक रसायन विज्ञान, एक होती है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी भाषा में रसायन विज्ञान, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी आगे जाके डिवाइड होती है। एक ब्रांच कहलाती है इसकी वनस्पति विज्ञान, और एक कहलाती है जंतु या प्राणी विज्ञान। दोस्तों बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं। वनस्पति को बॉटनी और जंतु या प्राणी विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी। आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि साइंस की ब्रांच कितनी है, 3, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। केमिस्ट्री के 2 पार्ट हो गए, एक तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान के बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। हम सबसे पहले बात करेंगे आज बायोलॉजी की, उसके बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री। शुरू करते हैं बायोलॉजी। हाँ तो दोस्तों बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी जो शब्द है ये बना है 2 शब्दों से, एक तो बायो प्लस एक लॉजी। दोस्तों जो बायो शब्द है वो आया है ग्रीक भाषा के बायोस शब्द से, और जो लॉजी शब्द है वो आया है ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से। ये दोनों शब्द किस भाषा के हैं आप याद रखोगे, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। हाँ रिपीट करते हैं, बायोलॉजी शब्द किस किस से बना है, बायो और लॉजी। यहां तक बायो, इसके बाद में लॉजी, एंड देन हम पढ़ेंगे कि बायो जो है वो ग्रीक भाषा के बायो शब्द से, और लॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से आया है। वास्तव में बायोस का मतलब होता है जीव, जीव, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात स्टडी। अब आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या बना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा जीवों का अध्ययन। यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये बनेगा। परिभाषा क्या निकलती है बायोलॉजी की, यानी कि विज्ञान की वह शाखा। अभी मैंने आपको बताया था साइंस, एक पार्ट केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक बायोलॉजी। तो ये साइंस है, ये इसकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। आप देखिए जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जीवों का अध्ययन होता है। की परिभाषा निकलेगी इसकी कि विज्ञान की वह शाखा, इनमें से कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जीवों का बारे में पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता हो, जीवों का अध्ययन किया जाता हो, जीव विज्ञान कहलाती है। दोस्तों हर किसी का एक नाम होता है,
मेरा भी नाम है, आपका भी नाम होगा, तो आपका भी किसी ने पहली बार नामकरण किया होगा। ठीक वैसे ही बायोलॉजी का भी नामकरण किया, और वो किसने किया, ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो आपको दो नाम ध्यान रखने हैं। पॉइंट ये है कि बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क, एक लैमार्क थे और एक और थे, नाम था ट्रेविरेनस, ने दिया। तो आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, वो कौन से पंडित जी थे जिन्होंने बायोलॉजी को बायोलॉजी कहा। वो थे, एक का नाम लैमार्क और एक का नाम ट्रेविरेनस। नोट डाउन कर लो। हाँ दोस्तों, तो बायोलॉजी हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत ही कॉमन नाम आता है, शब्द आता है, कोशिका अर्थात सेल का आता है। तो आज हम लोग सेल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सेल के बारे में थोड़ा सा एक उसका परिचय करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी, पूरी ही बायोलॉजी डिपेंड करती है सेल पर, कोशिका पर। हम कोई भी टॉपिक लेंगे बार बार कोशिका का नाम आएगा, इसलिए हम लोग फिलहाल थोड़ी सी चर्चा करते हैं सेल पर, कोशिका पर। देखिए, बात करते हैं फिलहाल कोशिका की। सेल, बच्चों इसकी परिभाषा क्या है? देखो, इसकी मोटी मोटी परिभाषा है, शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझते हैं अपन। देखिए, इसमें कुछ शब्द हैं, एक तो संरचनात्मक, एक है क्रियात्मक। इनका अर्थ क्या होता है? एक है आपकी इकाई, इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों एक बात बताइए, ये ईंट है, ईंट, ये वही ईंट है जिससे हमारे मकान बने होते हैं। दोस्त मैं आपसे बोलूं कि ईंटों का समूह जो है, क्या जो दीवार बनती है, क्या उसमें ईंटों का ग्रुप होता है, ईंटों का समूह होता है? आप कहोगे जी हां। तो आप ध्यान रखोगे कि ईंटों का समूह दीवार कहलाता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि दीवारों का समूह, दीवारों का समूह देख लीजिए, एक कमरा है, उसकी दीवार होती है 1 2 3 4, तो दीवार मिलके बनाते हैं एक कमरा, एक रूम बना दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि कमरों का समूह, कमरों का समूह, दोस्तों कमरों का समूह क्या बनेगा? एक मकान बन जाएगा। और मकान जब मिलते हैं, 10 मकान, 20 मकान, 40 50 100 मकान, जब समूह बनता है मकानों का, तो हम कहते हैं उसे कॉलोनी कह देते हैं या मोहल्ला कह देते हैं। यह क्रम आगे चलता जाएगा, कॉलोनी से गांव बन जाएगा, गांव से तहसील, जिला, राज्य, देश, संसार आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें पढ़नी है फिलहाल कोशिका, इसलिए हम बात करते हैं कोशिका की। दोस्तों देखिए, इस एग्जांपल को समझिए। कॉलोनी से अगर अपन चलें ईंट की तरफ, तो कॉलोनी से चलेंगे ईंट की तरफ तो क्या आएगा? मकान। अर्थात कॉलोनी में क्या पाया जाता है? मकान। और मकान में क्या पाए जाते हैं? कमरे। और कमरे में क्या पाया जाता है? दीवार। और दीवार में क्या होती है? ईंटें होती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो, मकान है छोटा, लेकिन उससे भी छोटा क्या होता है? कमरा। कमरा छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा क्या है? दीवार है। और दीवार से भी छोटी क्या होती है? ईंट होती है। दोस्तों इकाई मतलब होता है यूनिट, यानी कि जिनकी पुनरावृत्ति से कोई वस्तु
बनी है उनको बोलते हैं इकाई। ठीक वैसे ही मान लीजिए 100 का नोट है, 100 रुपए, तो 100 रुपए की इकाइयां क्या है? 100 रुपए की इकाई होती है 1 रुपया, यानी कि एक रुपए से मिलके 100 रुपए बने। वही मैं कह रहा हूं कॉलोनी की इकाई क्या होती है? ईंट होती है। आप देखोगे क्या परिभाषा बनी इसकी, इस इकाई की, इसकी परिभाषा बनी कि कॉलोनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। अब आप मुझे बताइए, दो शब्द हैं, एक तो संरचनात्मक और एक क्रियात्मक, ये दो शब्द हैं। अगर मैं इन शब्दों की बात करता हूं तो देखो, ईंट ने किसकी रचना की? ईंट ने रचना की दीवार की, दीवार ने किसकी की? कमरे की, कमरे ने मकान की, मकान ने रचना की कॉलोनी की। तो ईंट ने रचना किसकी कर दी? मोटे तौर पर रचना कर दी कॉलोनी की। तो दोस्तों ईंट क्या है? ईंट एक संरचनात्मक इकाई है। लेकिन अब बात आती है किसकी? क्रियात्मक की। तो क्या ईंट क्रियात्मक है? क्रियात्मक उसे कहेंगे जो क्रिया करता है, अर्थात कार्य करता है, कुछ ना कुछ करता है। दोस्तों मकान में ईंट लगा दी तो ईंट लग चुकी है, अब वो कोई काम नहीं करती, बस रखी है। तो क्या ये क्रिया कर रही है? जी नहीं, क्रिया नहीं करती है। इसलिए कहते हैं इसको कि हमारी जो ईंट है वो क्रियात्मक इकाई है क्या? जी नहीं। संरचनात्मक तो है, संरचनात्मक तो है, लेकिन हमारे मकान की ईंट जो होती है वो क्रियात्मक नहीं है। अब बात करते हैं कोशिका की। इतनी बड़ी रामायण बताई है, इसलिए बताई है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। देखिए दोस्तों, जैसे कॉलोनी बनी होती है छोटी छोटी ईंटों से, जैसे कि दीवार बनी होती है छोटी छोटी ईंटों से, ठीक वैसे ही हमारी कोशिका में भी छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं, जिनकी पुनरावृत्ति से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। कैसे? देख लीजिए प्यारे बच्चों, कोशिका यानी कि सेल, दोबारा सुनिए, जिस प्रकार से एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, ठीक वैसे ही हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती है, उनको बोलते हैं कोशिका। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कोशिका की। जैसे ईंट का समूह दीवार है, हमारी बॉडी भी क्या है? एक प्रकार से मान लो कॉलोनी है, तो उसमें मकान है, कॉलोनी में कमरा है, दीवार है, कॉलोनी में ईंट है। हमारी बॉडी में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम होता है। देखिए क्या होता है। तो कोशिकाओं के समूह को, जिस प्रकार से ईंट का समूह दीवार, ठीक वैसे ही कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? दोस्तों कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक। ये क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हां, अब देखिए, जैसे दीवार का समूह क्या है? कमरा है, ठीक वैसे ही ऊतक के भी समूह है बॉडी में। ऊतकों के समूह को कहते हैं अंग। ये भी क्वेश्चन है, अंग की परिभाषा क्या बनी? यहां से आपकी परिभाषा क्या बनी? ऊतक की क्या बनी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और अंग की क्या परिभाषा बनी? अंग की परिभाषा बनी कि ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। और बच्चों ठीक वैसे ही अंगों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों अंगों के समूह को कहते हैं तंत्र। तंत्र बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, देखो, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, लसिका तंत्र, ये हमारी बॉडी के सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं। और दोस्तों जो सारे तंत्र जब मिल जाते हैं, अर्थात तंत्रों का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है शरीर। क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। तो कोशिका को कहते हैं सेल, इसे बोलते हैं टिश्यू, इसे बोलते हैं ऑर्गन, इसे बोलते हैं सिस्टम, और इसे बोलते हैं बॉडी। हाँ जी, अब आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते ऊतक की परिभाषा क्या होगी कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरी क्या है? अंग किसे कहते हैं? ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, तीसरी परिभाषा। तंत्र किसे कहते हैं? सिस्टम, जैसे कि पाचन तंत्र है आदि। अंगों के समूह को तंत्र कहते हैं। अब बात है फिर बॉडी क्या है? अरे तंत्रों का समूह ही तो बॉडी कहलाता है, ध्यान रखोगे। अब बात आती है किसकी? इसकी परिभाषा की। बनाओ दोस्तों, बहुत इजी है,
बस चीजों को समझो और सीखते जाओ। इसकी परिभाषा बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अपनी समझ डेवलप करनी है और साइंस तो आप ऑटोमेटिक सीखते ही जाओगे। आज का हमारा एक इंट्रोडक्शन है साइंस का, बायोलॉजी का, कि क्या है, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, तो आप आराम से समझ के चीजों को पढ़ें और उनको समझें, रटे नहीं। देखो क्या परिभाषा बनेगी कि बॉडी शरीर की सबसे छोटी इकाई, अर्थात कोशिका कोशिका कोशिका, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। तो बॉडी की अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई यूनिट कहलाती है कोशिका। ये आपकी परिभाषा आपके सामने है। अब बोलता है कि क्रियात्मक और संरचनात्मक के बारे में बता दीजिए। देखिए हमारी कोशिकाओं ने, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया, बॉडी बनाया। मिलकर क्या बनाया, बॉडी, अर्थात बॉडी की रचना की। जब बॉडी की रचना की तो हमारी कोशिका क्या बन गई, संरचनात्मक बन गई। अब देखिए हमारी कोशिका काम करती है, क्रिया करती है, यस करती है। क्या का काम करती है, हम पढ़ेंगे इसको टॉपिक में, फिलहाल समझो। हमारी बॉडी की हजारों लाखों कोशिकाएं रोज मरती हैं और रोज बनती रहती हैं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपृष्ठीय जालिका, केंद्रक कहां है, वो कोशिका का पार्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी काम करता है, लाइसोसोम भी काम करता है, राइबोसोम भी काम करता है, केंद्रक भी काम करते हैं, गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी भी काम करते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली भी काम करते हैं। जब कोशिका इतने काम कर रही है तो क्या है वो एक क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों कोशिका के संदर्भ में कोशिका क्या है, संरचनात्मक है, जी हां, क्रियात्मक है, जी हां, आपको यह ध्यान रखना है। हाँ जी, इसको उतार लीजिए, अपन आगे चलते हैं। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि बॉडी की सबसे छोटी कौन सी, देखो बॉडी का तो बॉडी छोटा तो तंत्र भी है, इससे छोटा अंग है, उससे छोटा ऊतक है, उससे छोटी कोशिका, ये सबसे छोटी है। इसलिए कहते हैं बॉडी की सबसे छोटी कौन सी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, देखिए बॉडी तो एक होती है, बॉडी एक है। तंत्र की बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे कई सारे तंत्र हैं। पाचन तंत्र यानी कि हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं जब बॉडी में पहुंचता है तो हमारी बॉडी में पाचन में सहायक जो अंग हैं उन अंगों के समूह को, ये देखिए अंगों का समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका तंत्र। तो पाचन में सहायक अंगों के समूह को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। जैसे कि हमारा मुख गुहा, बकल कैविटी, हमारी जीभ, ये आपकी फूड पाइप, अमाशय, फिर आपका लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी अंग हैं जो पाचन में मदद करते हैं। इसलिए ये सभी अंग तंत्र के अंदर अंग आते हैं, ये सभी अंग पाचन तंत्र के अंग कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारा हृदय है, रक्त की नलिकाएं, धमनियां, शिराएं आदि रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, अंग है। आपका कौन सा, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हम जो हमारी बॉडी से हानिकारक अर्थात अपशिष्ट पदार्थ जो हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है उनको बाहर निकालने में जो अंग मदद करते हैं उनको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। किडनी क्या निकालती है, हमारा जो यूरिन होता है उसको निकालती है, मूत्र को, हमारी त्वचा निकालती है पसीने को। इस प्रकार से वो सभी अंग किसके पार्ट होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के पार्ट होते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब अपन एक टॉपिक लेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया बायोलॉजी का परिचय, उससे पहले पढ़ा था साइंस का परिचय, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कोशिका का परिचय। और अब हम चलेंगे सीधे एक टॉपिक पर। इनमें से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, रक्त परिसंचरण तंत्र की, और धीरे धीरे करके अपन सारे टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस
एंड बायोलॉजी। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।